हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ। तो आज हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? कैपेसिटर। और कैपेसिटर में का ये वीडियो नंबर 7 यानी पार्ट 7। ओके, चलिए। तो टॉपिक है कि पार्शियल फील्ड कैपेसिटर। ओके, मीन्स की कोई कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और वह पार्शियली फील्ड है, तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो और कितना होता है। ठीक, तो ये हम लोग पीछे भी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। तो आइए थोड़ा यहाँ पे कुछ और बातें एक्स्ट्रा समझनी है। आइए देखा जाए। जैसे सपोज करो कि यह एक कैपेसिटर है, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ओके। यह एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये सब हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पीछे वीडियो में अच्छी तरह समझ लो। ठीक, चलो भाई, यह है डी, पूरा दोनों प्लेटों के बीच की सेपरेशन है डी, और थिकनेस, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है टी। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितना हो गया? टी। अच्छा, अब ये देखो, ये इतना पार्ट ना, ये जो इतना पार्ट है इसमें क्या भरा हुआ है? एयर। कुछ नहीं, मीन्स एयर। इधर भी इतना पार्ट क्या है? एयर। ठीक, देखो ये एयर, इतने पार्ट में एयर है, और ये इतना डाइलेक्ट्रिक है। तो जानते हो कि एयर की डेप्थ कितनी है, यानी कितनी चौड़ाई में एयर भरा हुआ है? तो एयर कितने में है भाई? डी में, डी पूरा है, डी में से टी माइनस कर दो, तो डी माइनस टी थिकनेस में एयर है। और डाइलेक्ट्रिक कितने में है? डाइलेक्ट्रिक है टी में, है ना। चलिए, जानते हो कि जब डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? तो डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर कितना हुआ? ई नॉट बाई के हुआ। और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो एयर में ई एयर, तो ई एयर में कितनी है? ई एयर में तो बस वही ई नॉट है ना। आ जाओ, अब जा देखना भाई, पोटेंशियल जा देखो। तो एयर में पोटेंशियल कितना है? वी एयर में पोटेंशियल कितना है? तो एयर में देखोगे पोटेंशियल तो ई नॉट, और एयर की थिकनेस कितनी? डी माइनस टी, तो डी माइनस टी हो गया। क्लियर हुए? क्योंकि वी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी कि उनके बीच का सेपरेशन, दोनों बिंदुओं के बीच का सेपरेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ना। तो V इक्वल टू ई डी। फार्मूला क्या है? V बराबर V इक्वल टू ई इंटू डी। ओके, चलिए अब जा देखो भाई, V एयर का हो गया। अब V डाइलेक्ट्रिक में कितना है? V डाइलेक्ट्रिक का कितना है भाई? तो V के बराबर कितना हो गया? डाइलेक्ट्रिक में देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो V ना, मीन्स क्या हो जाएगा वहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई के इंटू थिकनेस कितनी है? टी, तो टी, तो वी के बराबर कितना होगा? ई के का मान रख दीजिए, ई नॉट बाई के इंटू टी। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा वी इक्वल टू, दोनों सम कर दीजिए, वी एयर प्लस वी के, तो डेल्टा वी बराबर, वी एयर मीन्स कितना हुआ? वी एयर देखो, ई नॉट डी माइनस टी प्लस, इसको भी ले लीजिए, प्लस ई नॉट और क्या? टी अपॉन के। हो गया? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गए? क्लियर कर लो, जल्दी करिए। क्लियर हो गए? आ जाओ। अब जानते ही हो कि पोटेंशियल, जानते हो कैपेसिटेंस क्या होता है। तो चलिए हटा दें इसको, हटा दिया जाए इसको, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी। V की वैल्यू चाहिए थी हमको,
चलिए, तो अब देखा जाए कि कैपेसिटेंस C का मान कितना हुआ। तो C बराबर जानते हो ना, Q बाई C इक्वल टू Q बाई V डेल्टा V। तो C बराबर Q की वैल्यू रख दीजिए, Q मान लेते हैं अभी, प्लस Q यहाँ है माइनस Q यहाँ है, प्लेट की एरिया A मान लो और बीच का सेपरेशन तो दिया ही है D। तो Q को लिख सकते हो ना, सिग्मा Q बराबर सिग्मा इंटू A अपान डेल्टा बी यहाँ से ले लीजिए। देखिए डेल्टा बी कितना है, देखो यहाँ डेल्टा बी ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी बाई के। तो ले लीजिए यहाँ से, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट इंटू टी हो गया। चलो सी बराबर सिग्मा ए अपान ई नॉट बाहर ले लीजिए, ई नॉट कॉमन ले लीजिए ना, या हाँ चलो ई नॉट ले लो, बाहर ले लेते हैं। ई नॉट कॉमन लिया तो कॉमन ले लोगे तो डी माइनस टी और प्लस यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ई नॉट टी, नो कॉमन ले रहे हैं ना, तो बाहर निकल गया टी। और हाँ यहाँ पर के भी है ना, तो यहाँ पर के भी है ना, तो अपान के। ओके चलिए, अब जा देखो ये हम लोग कॉमन लिए हैं तो थोड़ा इसको ब्रैकेट लगा दो भाई, यहाँ कॉमन हुआ है, ठीक। अब आ जाइए सी इक्वल टू सिग्मा ए ऊपर है अपान नीचे क्या है ई नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर के बीच की, याद आ रहा है, बोलो जल्दी, कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या आया डी माइनस टी, फिर क्या हुआ प्लस टी अपान के, हो गया। अब जरा देखिए यहाँ से सिग्मा कैंसिल, तब क्या हुआ, हटा दें इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से पॉइंट ले लिया जाए फिर। चलो अब फाइनल आंसर क्या आया, कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन ऊपर चला गया, तो C इक्वल टू कितना हुआ देखिए, एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या D माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, आ गया। तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, यानी क्या करना था उसमें, हम लोग को ये देखना था, इसमें ये देखना था हम लोगों को कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कितनी जो उसकी चौड़ाई है ना, दो प्लेट के बीच की, यानी कि जो डेप्थ है उसकी, तो दोनों जो सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच की, तो उसमें कितना पार्ट डाइलेक्ट्रिक ने कवर किया हुआ है और कितना पार्ट बचा हुआ है। तो चूंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल टी माने हैं, तो पूरी दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी है, तो जगह कितनी बची डी माइनस टी। तो डी माइनस टी में क्या था एयर, और ये जो टी थिकनेस थी इसमें क्या है, ये तो डाइलेक्ट्रिक का स्लैब भरा हुआ था यह। तो करना क्या था, इसका पोटेंशियल अलग से निकाल लिया और एयर वाला पोटेंशियल अलग से निकाल लिया, टोटल पोटेंशियल के दोनों को जोड़ दिया और बाकी सिंपल सा फार्मूला लगा दिया कि सी बराबर क्यू बाई वी डेल्टा वी, ठीक। और सी का मान आसानी से निकल गया, पक्का, फर्स्ट क्लास। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हुआ यहाँ पर कि यदि कोई कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड है तो उसका कैपेसिटेंस से कितना होता है। तो फाइनल आंसर क्या मिला हम लोगों को, कैपेसिटेंस कितना होता है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस टी, ठीक, प्लस टी बाई के। सपोज किया जाए कि यदि इसमें दो स्लैब होते तो क्या होता, एक K1 और एक K2, नो प्रॉब्लम। अब चाहे जितना भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी तो डी ही है, डी माइनस टी। अब टी 2 हो रहे हैं ना, T1 T2, मान लीजिए कि एक है T1 और दूसरा है ना T2, एक है K1 और दूसरा K2। तो अब क्या करिएगा, D माइनस
T1 प्लस T2, 2 हो गए। और क्या चलिए, अभी T बाई के है ना, तो अब क्या करोगे, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। क्लियर? मान लो 3 है, नो प्रॉब्लम। देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दीजिए, चाहे जितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, चाहे जितने भी हो। अब देखो, अब क्या करोगे, कर दिया, प्लस क्या, T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3। ओके, अच्छा ये भी हो सकता है। सपोज करिए, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करिए कि यह T1 T2 T3 से ना 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से दोनों प्लेट के बीच में, यह भी हो सकता है कि वह कम्प्लीटली फिल्ड हो गया हो। तो कम्प्लीटली फिल्ड तीनों से हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया कि नहीं? अच्छा, आज अब ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, क्या, 3 स्लैब से कम्प्लीटली फिल्ड। तो यदि ऐसा हुआ कि वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, पूरा भर गया है ना, जैसे एक कैपेसिटर है तो एक स्लैब, 2 स्लैब और तीसरी स्लैब, 1 2 3, K1 K2 K3 पूरा कम्प्लीटली फिलअप हो गया है। ओके, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो क्या करना है, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तब क्या हुआ, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान, तब ये बच जाएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3, बस ये 3 बच जाएंगे। क्लियर, फर्स्ट क्लास? ओके चलिए अगला पॉइंट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो डाइलेक्ट्रिक जब पार्शियल फील्ड किया जाता है कोई भी कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसके जो दोनों पार्ट बन रहे हैं ना, एयर वाला और जो डाइलेक्ट्रिक वाला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना होता है, और फाइनल कैपेसिटेंस कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक हम लोग लेते हैं, सपोज करो कि कोई कैपेसिटर है और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं उसमें। तो हम लोग को ये बताना है कि जितनी प्लेट हैं उस पर सभी पे चार्ज क्या होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है और हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए, ये अब ये K है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये इतना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, और ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये 2 कैपेसिटर की प्लेट है। कैपेसिटर पर चार्ज प्लस Q और इधर माइनस Q है। तो हम लोग से क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्लेट नंबर 1 इस साइड में, कैपेसिटर की प्लेट नंबर 2 इस साइड में, इधर की प्लेट नंबर 3 और इधर की प्लेट नंबर 4। तो व्हाट विल बी चार्ज ऑन ईच प्लेट, सभी प्लेटों पे चार्ज क्या होगा, मीन्स कि हमको क्या बताना है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ये 4 चीज़ें हम लोग को बतानी है। क्या करोगे, कैसे निकलेगा, सोचिए। चलो देखो, Q1 तो पहले ही 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, बिकॉज कैपेसिटर के बाहर चार्ज होता नहीं, तो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इन आउटसाइड, ओके,
बाहर की साइड में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो Q1 तो वैसे ही 0 हो गया। अब चलो, अब आ जाओ Q2 और Q4 पर चलते हैं। तो Q1 बराबर भी 0 हो गया और Q4 बराबर 0 हो गया। चलिए, अब बचा है Q2 और Q3। Q2 पर क्या होगा? तो जानते हो कि कैपेसिटर की जो अंदर की प्लेट थी प्लस Q चार्ज था ना। तो जब ये प्लस Q चार्ज था तो इंडक्शन के कारण इस पर कितना चार्ज आया होगा, डाइलेक्ट्रिक पर कितना चार्ज हुआ होगा, इस सरफेस पर, यहाँ पर कितना चार्ज आया, यहाँ पे कितना चार्ज, इस सरफेस पे कितना चार्ज आया। तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक कितना जितना था ये उतना ही माइनस, तो कितना उत्पन्न हुआ उस पर, इंड्यूस चार्ज कितना हुआ, प्लस है ना, तो इंड्यूस माइनस में होगा। जब ये प्लस है तो इंड्यूस माइनस में होगा। कितना माइनस में होगा, -Q1 -1/K। क्लियर? या ऐसे कह सकते हो -CV1 -1/K, इतना उत्पन्न हुआ। तो ये देखो, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Q बराबर CV होता है ना। तो Q बराबर CV तो कैपेसिटर की प्लेट पर पहले से था, और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सो मच, -CV1 -1/K। तो अब डाइलेक्ट्रिक और ये टोटल कितना हुआ, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज बोलो जल्दी। पहले कितना था, CV, Q मतलब CV, पहले था CV, और ये टोटल, ये अब इतना माइनस CV, देखो -CV1 -1/K टोटल कर दीजिए, सम कर दीजिए। CV माइनस CV प्लस, माइनस से ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस CV/K। तो CV से CV कैंसिल, कितना आया, CV/K। ओके, फैंटास्टिक। तो प्लस CV/K। क्लियर, फर्स्ट क्लास। आ जाओ, अब जा देखना, ये तो इधर का हो गया। तो प्लेट तो Q1 बराबर कितना हुआ, तो दो रिजल्ट क्लियर हो गए, Q1 बराबर 0, Q4 बराबर 0। तो जानते हैं कि कैपेसिटर में आउटसाइड में कोई फील्ड नहीं होती, इसीलिए कैपेसिटर के बाहर जब कोई चार्ज रख दिया जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। आ जाओ फिर, अब देखो, अब हम बताना किसका था, Q2 और Q3। तो Q2 निकल गया, कैसे निकाला, एक बार फिर से सुनिए, कैसे निकाले। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना था तो पहले से मालूम था कि Q बराबर CV, और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ ये निकाल दिया, और दोनों को जोड़ दिया, टोटल चार्ज आ गया। ठीक, फर्स्ट क्लास। ओके, आ जाओ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं Q3। अब देखने जा रहे हैं हम लोग Q3 देखने जा रहे हैं। चलिए, Q3 पर कैसा चार्ज, यहाँ पर है, यहाँ -Q है, यानी कि -CV है। तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज कितना हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो गया इस पर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो इंड्यूस्ड चार्ज हो गया ना, प्लस, क्योंकि माइनस में है तो प्लस CV1 -1/K, इतना इंड्यूस हो गया। अच्छा, और जब इतना इंड्यूस हो गया तो अब फिर टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो टोटल बराबर कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा भाई, अरे भाई दोनों जोड़ दो, -CV, और अभी कितना आया उतना जोड़ो, प्लस CV1 -1/K, सम कर दीजिए। इधर का तो क्लियर है, हटा दें, मिटा दें, हटा दें, चलो ओके।
फर्स्ट क्लास। क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स? फिजिक्स ना कैसे पढ़ी जाती है बेटा, समझो ठीक से। आ जाओ, अब जा देखो, माइनस सी वी प्लस ब्रैकेट खोल दीजिए, सी वी माइनस सी वी बाई के, माइनस सी वी प्लस सी वी कैंसिल। व्हाट इज दिस? माइनस सी वी अपॉन के। तो ये कहाँ का चार्ज आया? 3 नंबर की प्लेट Q3। तो अब आपको ऑप्शन किस ऑप्शन पे निशान मारना था? नीट IIT या IIT में ना, नीट IIT के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता तो वहाँ पर किस पर निशान मारना था? तो हमको उस ऑप्शन पे निशान मारना था जिसमें दिया हुआ था 0 0। दूसरा ऑप्शन क्या था? Q2 वाला क्या आया था अभी पीछे? प्लस सी वी बाई के, फिर क्या आया था? माइनस सी वी बाई के, और फिर क्या? 0। तो जिसमें ये होता हम उस पर निशान मारते हैं, यानी OMR शीट में हम उसको फिलअप करते हैं, निशान मारते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल ही? ओके, चलो अब हम लेते हैं। फिर ये था कि जब डाइलेक्ट्रिक, और पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, तो उसको पीछे देख लो, ठीक से अच्छी तरह समझ लो कि जब डाइलेक्ट्रिक सर्फ डाले तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलती है, वो पीछे है ना, पीछे वाले वीडियो में है। ये वीडियो नंबर 7 है, 5-6 में होगी। अच्छी तरह से पढ़ डालो सारा सब कुछ डिटेल। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। तो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स लेते हैं। चलिए कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स लेते हैं अब हम लोग ना। तो क्या है न्यूमेरिकल्स में, देखा जाए, आगे देखा जाए क्या है इसमें। सपोज करो, हाँ सपोज करो कि यह एक कैपेसिटर है, यह एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या लिया हम लोगों ने? एक स्फेरिकल कैपेसिटर। यह रेडियस A है और यह रेडियस B है। तो जब हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बनाए थे तो उसको कैसे बनाए थे? अंदर वाले को चार्ज दिया था हम लोगों ने, अंदर वाले को चार्ज दिया था। तो अंदर वाले को चार्ज दिया था प्लस, ओके, अंदर वाले को चार्ज दिया था प्लस। तो इस प्लस चार्ज यानी कि यह सोर्स से जुड़ा हुआ था। अंदर वाले को चार्ज दिया था मीन्स कि यह सोर्स से जुड़ा हुआ था। तो इंडक्शन के कारण इस पर क्या आ गया था? माइनस। इंडक्शन के कारण इस पर आ गया था माइनस, और माइनस की वजह से क्या हो गया था इस पर बाहर? इंडक्शन के कारण जानते हो कि एक जब इस पर माइनस आता है तो बाहर प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस पर प्रोड्यूस हो गया प्लस चार्ज, हो गया। अच्छा, अब क्या किए थे हम लोग? इसके बाद हम लोग क्या किए थे? इसकी अर्थिंग कर दिए थे, अर्थिंग कर दिया था। यहाँ पे क्या हुआ था? बोलो जल्दी फटाफट। यहाँ पे क्या हुआ था? स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ था, याद आ रहा है सब कुछ? स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ था। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या हुआ था कि चूंकि हम जानते हैं कि अर्थ इलेक्ट्रॉन का ट्रिमेंडस सोर्स है, यानी कि प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल तो जानते ही हो हमेशा कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, और अर्थ इलेक्ट्रॉन का सोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो ये बातें क्लियर हो गई चुकी है, पहले ही वीडियो में क्लियर हो चुकी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, ओके। अब जा देखिएगा, यह जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यह यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वह एक इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ अर्थिंग पॉइंट होती है ना, जहाँ वायर ज़मीन के अंदर जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर क्या होता है? तो जब ये जमा हो जाते हैं तो इनका जो पॉजिटिव
चार्ज का इफेक्ट होता है, इस नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन से दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होते हैं तो बाहर का चार्ज क्या हुआ, बाहर का चार्ज डिसअपीयर हो जाता है। इसीलिए बाहर कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाती है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाती कैपेसिटर के, जीरो होती है, और चार्ज भी बाहर जीरो होता है। इसलिए बाहर यदि कोई चार्ज रख दिया है तो इसका फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात कुछ दूसरी थी। बात दूसरी क्या थी भाई, दूसरी बात कौन सी थी? अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि यदि क्या होगा, सोचो कि कोई भूल करके क्या किया ना, अर्थिंग अंदर कर दिया और बाहर जो है सोर्स को जोड़ दिया और अर्थिंग अंदर कर दिया, तब क्या होगा? तो आओ चलो देखते हैं कि तब क्या होगा। चलिए अब क्या करो, चलो भाई ये है, ये ए, ये बी, भूल कर क्या किया हमने कि इसको हम सोर्स से जोड़ दिए और इसकी अर्थिंग कर दिया। अब क्या होगा, चलिए देखा जाए क्या होगा। ये प्लस से जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, हो गया। अब क्या हुआ जाए देखो भाई, तो अब जब ये प्लस चार्ज हो गया, हाँ ये प्लस चार्ज हम लोग को ऊपर बनाना बेटा, तो चलो भाई ये ध्यान देना। तो अब ये प्लस जब जुड़ा हुआ है तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो ही गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया यह। अब क्या, इसके बाद क्या हुआ, अंदर की सरफेस, अंदर का सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर का सरफेस क्या हुआ, तो जब जो चीज़ सोर्स से जुड़ी होती है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज़ सोर्स से जुड़ी होती है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ध्यान देना इस बात को। तो अंदर क्या है, अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है ना। अब चलो देखना, अब इस प्लस चार्ज के कारण इस पर क्या चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव, इस पर चार्ज हो गया नेगेटिव डेवलप हो गया, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या हुआ, फिर नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या हुआ, यह माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, हो गया। अब यहाँ कैपेसिटर का एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब बाहर एक जो है ये बच गया, बाहर तो न्यूट्रल हुआ नहीं, बाहर तो न्यूट्रल हुआ नहीं, तो बाहर का तो अभी ये बच गया, यानी कि अब यहाँ पे दो कैपेसिटर हो गए। तो कौन कौन से कैपेसिटर हो गए, दो, तो इस फिर एक तो हो गया हम लोग का C1, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया एक, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा जो बाहर वाला है ना, वह दूसरा C2, यानी कि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया। तो एक तो कैपेसिटर बना और एक बाहर का आइसोलेटेड कैपेसिटर हो गया, बन गया। अब दो कैपेसिटर हो गए, दो कैपेसिटर हो गए, और दोनों किस में जुड़ गए, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, सेम पोटेंशियल, इंटरकनेक्ट है दोनों। तो जब इंटरकनेक्ट है दोनों, यानी कि दोनों इंटरकनेक्ट है, तो एक आइसोलेटेड और एक कैपेसिटर तो बन रहा दोनों से। और ये वाला, यह देखो, ये वाला क्या, ये वाला जो स्फीयर है ना, इसके साथ एक तो C1 बना रहा है, और दूसरा मान लीजिए ऐसे सोच लिया जाए कि अंदर वाला A माइनस और A प्लस, तो एक कैपेसिटर बना दिया, लेकिन बाहर का जो प्लस है सरफेस पर, वह एक आइसोलेटेड कैपेसिटर बना दिया। परिणाम क्या हुआ कि दो कैपेसिटर किसमें, पैरेलल में। रिजल्ट क्या होगा, आ जाओ अब जा देखा जाए इनका रिजल्ट क्या होगा। तो C डैश बराबर C1 प्लस C2, C डैश बराबर C1, ये तो याद है, अभी अभी पीछे पढ़े हम लोग। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A, ये तो याद है आपको। चलो प्लस, अब आइसोलेटेड का भी आपको याद है, B वाला बाहर वाला बना आइसोलेटेड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ओके, तो A हो गया बाहर वाले का। अब चलिए
4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है और 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है ना, इसको बाहर निकाल लो बाहर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पर, ए बी अपान बी माइनस ए प्लस बी। हो गया, आ जाओ और आगे चलिए। अब आया कितना भाई, आया कितना, सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करिए, ए बी प्लस मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या, बी माइनस ए बी से भी कैंसिल, आया कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ओके, मीन्स कि यदि भूलवश स्फेरिकल कैपेसिटर में अंदर, यदि भूलवश स्फेरिकल कैपेसिटर में अंदर वाले स्फीयर को सोर्स से जोड़ना होता है, लेकिन उसको न जोड़ करके हमने बाहर वाले को जोड़ दिया और अर्थिंग अंदर वाले की कर दिया, तो एक के बजाय कितने कैपेसिटर बन गए, 2 बन गए, 2 कैपेसिटर। और आया उनका रिजल्टेंट उनका कितना आया, ये सी डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, तो दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, आगे बढ़िए, नोट कर लिया, फर्स्ट क्लास, इसको अच्छी तरह से समझो, कई बार देखिए, समझिए, रफ लेकर के प्रैक्टिस करिए। आ जाओ अगला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं कहूँ कि आप अपने घर में बड़े से बड़ा कितना बड़ा कैपेसिटर अपने घर में रख सकते हो ना, आप अपने घर में, यानी कि आप अपने किसी रूम में, किसी कमरे में कोई एक कैपेसिटर रखना है, तो तुम्हारे पास वो कैपेसिटर कितना होगा, किस कैपेसिटी के रख सकते हो ना, कि व्हाट इज कैपेसिटेंस which you can keep in your room, यानी कि आप अपने कमरे में कितना बड़ा कैपेसिटर रख सकते हो। चलो ऑप्शन लेते हैं, 1 माइक्रोफैरेड, दूसरा 0.1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, तीसरा ऑप्शन 1 फैरेड और चौथा ऑप्शन नन। क्लियर हो गया भाई। चलो कैसे सॉल्व करोगे अब इसको, कैसे, क्या करोगे, सोचो भाई, क्या करोगे। आ जाओ, देखो कैपेसिटर हम कितना अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ओके, एक सामान, अब ये मत करो कि हमारा बहुत बड़ा घर है या हमको चट्टान में रखना है, फील्ड में रखना है ना, तो हम सिंपल अपने रूम में कितना बड़ा कैपेसिटर रख सकते हैं। क्या 1 फैरेड का रख सकते हैं, या कि 2 माइक्रोफैरेड का रख सकते हैं, क्या 1 माइक्रोफैरेड का रख सकते हैं। तो सबसे छोटा तो यही लग रहा है, और सबसे छोटे को ही चेक कर लेते हैं। पहले सबसे छोटे को ही चेक कर लेते हैं। आज देखते हैं कि सबसे छोटे को रखने के लिए ना रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए। और चलो देखते हैं सबसे छोटे को रखने के लिए रूम की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ जाओ, डी मिनिमम डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच की दूरी हम लोग क्या ले सकते हैं। तो और चलो देखते हैं। तो सी बराबर या ए बराबर, पहले यहाँ से निकालो, चलो ए का मान निकालो। तो ए इक्वल टू कितना हुआ, सी इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया। आ जाओ, अब ए बराबर क्या हुआ भाई, सी सबसे छोटा ले लिया जाए 1 माइक्रोफैरेड। इसको पहले चेक कर लेते हैं। 1 माइक्रोफैरेड यानी कि 10⁻⁶ इंटू क्या है, डी। तो डी मीन्स डी मिनिमम जो सेपरेशन हम रख सकते हैं ना,
वह 1 मिलीमीटर, हालांकि इतना होगा नहीं, इससे बड़ा ही रखना, लेकिन हम जो कम से कम छोटा से छोटा हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसको ले लेते हैं। तो मान लो कि 10⁻³ हो सकता है। अब सैलर नॉट का मान जानते हो, 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया। चलो कितना हुआ भाई, ए बराबर 10⁻6 और 10⁻3, ये 10⁻9 हो गया, यहाँ से कैंसिल किया तो 1/8.85 इंटू 10⁻³ हो गया। 6 और 9 3 9 हो गया, 9 12 से 3 हो गया। चलो इक्वल टू, और छोटा करो इसको, तो 10⁻3/8.85 हो गया। एरिया है मीटर स्क्वायर। एक यहाँ से ले लीजिए आप, एक यहाँ से ले लो, 1 0, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 पर 2, 10 × 10⁻2, यानी 10 × 10⁻2 मीन्स कि 1000 हो जाएगा। हो गया भाई, हो गया। चलो 1000 और अपॉन 8.85 हो गया ना। 10 में 8.85 से डिवाइड करो तो लगभग अप्रॉक्स 1.2 आएगा, 1.25 इंटू 10⁻2 हो गया, या 125 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि कैपेसिटर की एरिया सोच लो, कैपेसिटर की जो एरिया रही है वह 125 मीटर स्क्वायर आ रही है, जब सबसे छोटा लिए हो। तो किसका घर है भाई, आपका रूम क्या इतना बड़ा है, 125 मीटर स्क्वायर की एरिया हो उसकी, है पूरा रूम भर जाएगा ना, पूरा रूम ही भर जाएगा। 10 × 10 का यदि रूम हो तब भी वो कितना हो गया, तब भी वो हो गया 100 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने का मतलब कि इन प्रैक्टिस, यानी सामान्यतः हम 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को भी नहीं रख सकते। इसीलिए जो कैपेसिटर यूज होते हैं ना, तो उनका जो कैपेसिटेंस होता है वह पिकोफैरड में होता है, नैनोफैरड पिकोफैरड में होता है, जो सामान्यतः यूज किए जाते हैं पिकोफैरड में। यही रीजन था। क्लियर हो गए। चलो, यानी कि इस पे आंसर कहाँ मारना था, नन। ओके, तो यदि आपसे पूछा जाएगा तो वह फैरड में, क्या 1 फैरड का रख सकते हैं, जब 1 माइक्रोफैरड की इतनी जगह चाहिए ना, 1 माइक्रोफैरड के लिए तो इतनी जगह चाहिए, 125 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए रखने के लिए, और वो भी जब प्लेट के बीच का सेपरेशन को 0.1 माना है तब, 1 मिलीमीटर माना है तब, तो 1 फैरड के लिए कितना चाहिए, 1 फैरड के लिए निकाल दिया जाए तो आ जाएगा 10⁸ मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 फैरड। तो 1 फैरड की यदि एरिया निकाली जाए ए बराबर, तो 10⁸ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किस डिस्टेंस पर, किस सेपरेशन पर, 1 मिलीमीटर पर। तो 1 मिलीमीटर पर ए वैल्यू आएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। सपोज करो कि आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है इस टाइप का, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ बोला है ये डी है और यहाँ पर बोला है ये 2D है। एरिया यहाँ से यहाँ तक ए है और ये एरिया 2 है, और आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस। क्या बताना है हमको, कैपेसिटेंस बताना है इसका। क्लियर। आइए देखते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। चलो, तो क्या होगा भाई कैपेसिटेंस इसका, देखो इस, तो अब इस यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपको इस डायग्राम का कैपेसिटेंस बताना है, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो कॉमन सेंस, इसमें 2 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये और यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से इधर, 2 कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं ना, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। अब हमको ये देखना है कि ये C1 और C2 ये जुड़े किस में है।
ये जुड़े किस में है, या सीरीज में है कि पैरेलल में है। चलिए आइए देखा जाए। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि एक मन में सोचो कि एक हमने बैटरी ले लिया और बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यदि बैटरी मन में सोचा जाए कि बैटरी ऐसे मन में सोचा कि बैटरी हमने लगा दिया, मान लो कि भाई ये ऊपर हमने प्लस ले लिया ना, प्लस, तो जरा देखिएगा अब यह भी तो इसकी C1 और C2 दोनों की पॉजिटिव वाली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं और दोनों की नेगेटिव एक बिंदु से जुड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल आप जानते हो कि जब भी कभी ऐसा होता है कि दो कैपेसिटर की यानी कि विभिन्न कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई हो और नेगेटिव वाली प्लेट सब एक बिंदु से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सभी पॉजिटिव एक बिंदु से पॉइंट से और सभी नेगेटिव एक पॉइंट से, तब क्या होता है भाई, तब को कहते हैं, क्या बोलते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि यह दोनों C1 और C2, तो C1 एंड C2 और कनेक्टेड इन पैरेलल, किसमें जुड़ा हुआ है, पैरेलल में। चलिए तो अब जब पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो सिंपल सा C डैश बराबर C1 प्लस C2, तो C डैश बराबर C1 की वैल्यू रख दो। चलो C1 की वैल्यू कितनी आई भाई, यहाँ से देखो, यहाँ C1 बराबर कितना रहा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसका कितना रहा, इस वाले का, इसका C2 का, यहाँ ये चलो यहाँ लिख देता हूँ, C2 बराबर कितना है भाई, C2, तो एप्सिलॉन नॉट A के स्थान पर 2A अपॉन D के स्थान पर कितना आ जाए देखिए 2D, तो 2 से 2 कैंसिल ना, तो C2 बराबर कितना हुआ, C2 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि दोनों ही जो कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू बराबर है। तो जब उनकी वैल्यू बराबर है तो अब जा देखो C प्लस C यानी कि C डैश बराबर 2C, मीन्स कि C डैश बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो दिस इज द रिजल्ट। ओके, फर्स्ट क्लास। तो आज का एपिसोड यह एपिसोड यहीं रोकता हूँ, और अब यहाँ से देखा जाएगा, हम लोग आगे देखेंगे, अगले एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, जब दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो एनर्जी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है, प्लस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, यानी कि पार्ट नंबर 8 में मिलते हैं हम लोग, और ये था पार्ट नंबर 7। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा।